हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। हमने लास्ट वीडियो पे जो फॉर्म 3 CD के अप टू 20 पॉइंट तक डिस्कस किया था, आज हम उससे आगे फॉर्म 3 CD के पार्ट बी 21 से लेके 44 तक डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम 21। यहाँ पर है, प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ अमाउंट डेप्टी टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल, पर्सनल, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। यहाँ पर आपने वो एक्सपेंसेस बताने हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऑलरेडी डेप्टेड किए हुए हैं। ऑलरेडी अमाउंट डेप्टेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनकी नेचर क्या है, कैपिटल नेचर की है, या पर्सनल नेचर की है, या एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। तो चलते हैं, यहाँ पर कैपिटल नेचर की आएंगे, यहाँ पर्सनल नेचर की आएंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन एनी सोवेनियर, ब्रोचर, ट्रैक्ट, पम्फलेट और द लाइक पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी। सिर्फ जो ये एक्सपेंडिचर बताए गए हैं वही वो मेंशन करने हैं, ये पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब्स बीइंग एंट्रेंस फीस एंड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर अगर क्लब में कोई किसी तरह की आपने एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन दी हुई है तो यहाँ पर आएगी, जैसे जिमखाना क्लब हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, लायंस क्लब एटसेट्रा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब बीइंग कॉस्ट फॉर क्लब सर्विसेज एंड फैसिलिटीज यूज। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसकी जो क्लब से सर्विसेज ली गई और जब फैसिलिटीज यूज की हुई है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो इनकर किए हुए हैं एट क्लब वो आएंगे जो ऑलरेडी P&L को डेप्टेड किए हुए हैं। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन। ये एटसेट्रा जैसे हो रही है, आपने मान लीजिए आपका व्हीकल चला रहे थे और आपका रास्ते में चालान कट गया, या फिर आपने कोई किसी वैट या GST की कोई पेनल्टी या फाइन आपने पे की हुई है फॉर वायलेशन एनी लॉ। सिर्फ ये नहीं GST लॉ या इनकम टैक्स लॉ, एनी लॉ, ये कोई भी व्हीकल का चालान भी हो सकता है। अगर P&L को डेबिट किया हुआ है तो यहाँ आ जाएगी। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबाउट। ऐसी पेनल्टी या फाइन जो इसमें कवर नहीं है वो यहाँ पर आ जाएगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आपने इनकर्ड किया है और जो P&L को डेबिट हुआ है जो कि विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर कोई भी वो ऑफेंस है जहाँ फिर लॉ से प्रोहिबिटेड है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, ये सारी आइटम्स जो है डिसअलाउड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है बी पार्ट है 21 का, अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A। तो ये वो अमाउंट है जो 40 सब सेक्शन स्मॉल a, इसमें कुछ जो पेमेंट की हुई होती है वो P&L को अगर डेप्टेड हैं तो यहाँ पर डिसअलाउड हो जाएंगी। तो सबसे पहले है ये एज पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट रेफर टू इन सब क्लॉज 1 40A सब सेक्शन 1। तो यहाँ ए पार्ट में डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। आपको पता ही है कि NRI को कोई भी पेमेंट देनी होती है तो TDS डिडक्ट करना होता है। तो अगर आपने कोई भी पेमेंट की हुई है NRI को, डेट ऑफ पेमेंट आ रहा है, अमाउंट ऑफ पेमेंट आ रहा है, नेचर ऑफ पेमेंट आ रहा है। नेचर ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई रॉयल्टी हो सकती है, कोई फीस हो सकती है। नेम ऑफ पेई, पेई का नाम आ रहा है, पैन ऑफ द पेई इफ अवेलेबल, पेई का पैन आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर सिटी आ जाएगी और पिन कोड आ जाएगी। यहाँ से आप फिल डाटा कर सकते हो, यहाँ एंटर किया, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट है डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। आपने टैक्स तो डिडक्ट कर दिया, हैज नॉट बीन पेड, लेकिन उसको जमा नहीं कराया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने
उसको जमा नहीं कराया, और इन द सब्सिक्वेंट ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 200 सबसेक्शन 1, जो टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके अंदर सब्सिक्वेंट ईयर में भी उस टाइम के जो अलाउड है उसके अंदर आपने टैक्स वो डिपॉजिट नहीं किया तो उसकी डिटेल आ जाएगी। एज पेमेंट टू रेफर्ड इन सब क्लॉज IA। तो ये सेकंड पार्ट है, यहाँ फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट था, तो ये सेकंड पार्ट है। ये थी 40AI, आई कह लीजिए या स्मॉल 1 कह लीजिए A। एज पेमेंट रेफर टू इन सब क्लॉज, इसमें जो पेमेंट रेफर की हुई है डिटेल वो पहले NRI की थी, अब दूसरी डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। अगर टैक्स ही नहीं डिडक्ट किया गया तो एज पर लॉ जो TDS के रूल्स हैं वहाँ पेमेंट बनती थी, वो TDS आपने जो डिडक्ट करना था लेकिन किया ही नहीं। तो यहाँ जो दूसरा पार्ट है, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैड बीन डिडक्टेड बट हैज़ नॉट बीन पेड, लेकिन उसको पेड नहीं किया। आपने वो टैक्स तो डिडक्ट कर लिया लेकिन उसको पे नहीं किया, और ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो ये है कि अगर आपने जो रिटर्न है, जो आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग की रिटर्न की ड्यू डेट्स है, उससे पहले आपने वो TDS आपने डिपॉजिट नहीं किया तो उसकी डिटेल आ जाएगी। तो ये IA था, IB कह लीजिए। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच लेवी इज नॉट डिडक्टेड। तो यहाँ पर जो पेमेंट है ऑन विच लेवी इज नॉट डिडक्टेड नहीं कर पाए आप, डेट ऑफ पेमेंट सेम डिटेल्स हैं। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच लेवी हैज बीन डिडक्टेड, सेम थिंग, सेम रूल जो अभी हमने TDS का अभी हमने देखा था पीछे। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स तो हट ही गए हैं, ये तो खत्म ही हो गया है। वेल्थ टैक्स अंडर सब क्लॉज 2A, तो यहाँ पर वेल्थ टैक्स की आ जाएगी डिटेल। रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी एटसेट्रा अंडर सब क्लॉज 2B। तो ये देखिए, ये सारे जो हेड आ रहे हैं ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऑलरेडी ये आपने डेबिट किया हुआ है। अगर वो डेबिट हुए हैं तो ये तभी डिटेल्स आएगी जो आपने अलाउड किए हुए हैं, तो ये डिटेल्स तभी यहाँ पर मेंशन आएगी। सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया, अब ये सैलरी जो पेबल है आउटसाइड इंडिया टू NRI विदाउट TDS डिडक्टेड। सैलरी आउटसाइड इंडिया पेबल थी और पर्सन जो NRI था टू NRI विदाउट TDS डिडक्टेड, और आपने TDS डिडक्ट नहीं किया था तो सारी ये डिटेल्स सारी आ जाएगी। पेमेंट टू PF अदर फंड एटसेट्रा, तो ये अगर PF या अदर फंड में कुछ भी पेमेंट की हुई है तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर परचेज अंडर सब क्लॉज 5, तो यहाँ पर परचेज की डिटेल आ जाएगी। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, जो भी स्टाफ को जो परचेज दिए गए थे एम्प्लॉयर ने और उस पर एम्प्लॉयर ने टैक्स पेड किया हुआ है तो उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अब जो C पार्ट है ये आप देखिए, अमाउंट डेबिटेड टू, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए है, ये प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर ये डिटेल नहीं भरेगा। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन और रेम्युनरेशन इनएडमिसिबल, जो भी इनएडमिसिबल है, जो नॉट अलाउड है अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन B और 40 सबसेक्शन BA एंड कंप्यूटेशन देयरऑफ, और उसकी आपने कंप्यूटेशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप। तो इसमें क्या डिटेल आएगी, सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, वो इंटरेस्ट है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, क्या है, सेक्शन कौन से सेक्शन में है, 40B में है या BA में है, जहाँ AOP में है, जहाँ फिर पार्टनरशिप फर्म में है,
अमाउंट डेबिटेड टू P&L, P&L में कितना आपने ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है। अमाउंट एडमिसिबल, एडमिसिबल अलाउड अंडर सेक्शन जो 40 सब सेक्शन बी है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो रही है, उसमें मैंने सारी कैलकुलेशन बताई हुई है कि 40 बी में जो सैलरी या इंटरेस्ट है वो कैसे एडमिसिबल होता है। तो यहाँ पर एडमिसिबल आ गया और यहाँ पर इन एडमिसिबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान कर चलते हैं कि इन 4 लाख फिगर है, यहाँ पर अगर ये 2.5 लाख एडमिसिबल है तो 2.5 लाख, इन एडमिसिबल है तो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आ रही है। रिमार्क्स आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो डिसअलाउंस डीम्ड अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। तो यहाँ पर कुछ हमने जो पेमेंट की होती है उसकी सारी डिटेल्स आएगी। तो इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द examination of books of account and other relevant document evidence whether the expenditure covered under section 40A subsection 3 read with rule 60D। यहाँ आपको पता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जैसे 10,000 से अब आप उसकी कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, और आपको 60D की जो भी एक्सेप्शंस हैं वो सारी आपने देखी होगी। तो वर मेड बाय अकाउंट पे चेक, यानी 40A सबसेक्शन 3 का भी आपने चेक करना है। तो उसको 60D के हिसाब से भी पढ़ना है कि कौन सी अलाउड भी है। तो इसमें अगर आपने कैश पेमेंट एक्सेस की है, एक्सेस जो 10,000 से अबव है, वर मेड बाय अकाउंट पे चेक, वो हमको कंपल्सरी मैंडेटरी अकाउंट पे चेक उन्हें बैंक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो प्लीज़ फर्निश द डिटेल। अगर आपको पता ही है कि अगर आपने वो कैश में पेमेंट की है तो अमाउंट डिसअलाउड होता है। तो इफ़ नॉट प्लीज़ फर्निश द डिटेल। अगर वो आपने कैश में पेमेंट अकाउंट पे चेक पेमेंट नहीं की है तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल देनी होगी। तो क्या डिटेल है, तो आप यस करोगे। इफ नॉट, अगर नहीं है तो यहाँ पर डिटेल आएगी, डेट ऑफ पेमेंट आएगी, नेचर ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी भी हो सकता है, कोई एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। डेट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, अमाउंट, नेम ऑफ पेई और परमानेंट पैन नंबर इफ अवेलेबल। तो ये आपको डिटेल भरनी होगी। On the basis of examination of books of account and relevant whether the payment referred in section 40 were made by account pay check drawn on or bank or account pay bank draft. If not, please furnish the details of amount deemed to be the profit and gains of the business profession under section 40A subsection 3E। तो यहाँ पर आपने यहाँ देखिए आपको वर्डिंग ओवरऑल सेम है, सिर्फ जो फर्क है डीम टू बी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपको डिटेल भरनी होगी सारी। प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन 7। ये ग्रेच्युटी के रूल्स हैं। आपको पता है कि जब भी जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में जो पीरियड दिया गया है वो उसके बाद जो पेमेंट ग्रेच्युटी पेबल होती है, अगर वो प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी नॉट अलाउएबल है 40A सबसेक्शन 7 में, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी। एनी सम पेड बाय द सेसी एज एन एम्प्लॉयर नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 9। कोई भी पेमेंट आपने की हुई है एज एन एम्प्लॉयर नॉट अलाउएबल, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी 40A सबसेक्शन 9 में। पार्टिकुलर्स ऑफ एनी लायबिलिटी टू ए कंटिंजेंट नेचर, यहाँ पर कंटिंजेंट नेचर की लायबिलिटी आ जाएगी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एडिशनल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14A, ये 14A के डिसअलाउंस है वो आ जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। Amount ineligible under the provision of section 36(1) subsection 3 के अंडर जो ineligible है डिसअलाउड है वो आ जाएंगे। Amount of interest ineligible under section 23 of micro small MSME की जो है
अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो इन एडमिसिबल है वो भी आ जाएगा। पेमेंट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 40A-B। कई बार ऐसा होता है कि हम जो पेमेंट अपने कुछ रिलेटिव्स, जो इसमें पूरी डेफिनेशन दी हुई है कि रिलेटिव की क्या डेफिनेशन है, कुछ तो उनकी सारी डिटेल्स बतानी होती है। जैसे अगर आप अपनी वाइफ को सैलरी दे रहे हैं, स्पाउस को सैलरी दे रहे हैं, तो इसमें पूरी डिटेल देनी होगी। रेंट पेमेंट कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो एक्सपेंडिचर आप अपने क्लोज रिलेटिव को दे रहे हैं तो उसकी डिटेल आनी होगी। इसमें वो भी डिटेल आती है जो अगर आपने पार्टनर्स को सैलरी दी हुई है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, अदर देन प्रॉफिट की आपको यहाँ पर डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सैलरी हो या इंटरेस्ट हो या बोनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी पार्टनर्स को दिया गया है वो भी सारी डिटेल देनी होती है। तो यहाँ कॉलम है नेम ऑफ रिलेटेड पर्सन का नेम आ जाएगा, पैन आ जाएगा रिलेटेड पर्सन का उसका आपको रिलेशन देना होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, जैसे रेंट आ सकता है, सैलरी आ सकता है, तो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स आ सकता है, सैलरी टू पार्टनर्स आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ जाएंगे। अमाउंट डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स अंडर सेक्शन, जहाँ पर कुछ सेक्शन में बताई गई है कि कौन से अमाउंट डीम्ड टू बी द प्रॉफिट, जहाँ पर उसको अज्यूम करते हैं वो डिटेल आ जाएगी। यहाँ आपको सेक्शन पूरे सेक्शन मेंशन है, आपको पूरी डिटेल देखनी होगी कौन से एक्सपेंडिचर कौन सा अमाउंट होता है वो जिसे डीम टू बी इनकम माना जाता है। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंपटीशन देयर हो। तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 41 कुछ अमाउंट होता है वो चार्जेबल टू टैक्स होता है, उसकी डिटेल आ जाएगी। 26 पॉइंट पे आ जाए। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर टू इन क्लॉज सबसेक्शन A, B, C, D, E, F और G ऑफ सेक्शन 43B। 43B के आपको रूल्स पता ही होंगे कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जहाँ अदर इंस्टीट्यूशन है उनको पेमेंट ड्यू होती है और हम उनको एज ए लाइबिलिटी शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, लेकिन वो जो एक्सपेंसेस है वो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम वो हमें पे करने होते हैं, तभी वो अलाउड होते हैं, वरना वो डिसअलाउड हो जाते हैं। तो ये उसी के बारे में है। प्री एग्जिस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये ओपनिंग बैलेंस उसका ऑलरेडी चल रहा है, यानी पिछले साल से ही वो प्री एग्जिस्टेड है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर, और किसी भी पिछले सालों में वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं था। एंड वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट वो आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर उसकी पेमेंट कर दी है तो वो अमाउंट क्योंकि पिछले साल किसी भी साल में वो अलाउड नहीं था, लेकिन इस साल वो लेस हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसकी पेमेंट कर दी है। वो पहले भी अब बी पार्ट में नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो पहले भी आउटस्टैंडिंग खड़ा था, अब भी आउटस्टैंडिंग ही खड़ा है लास्ट बैलेंस शीट में, क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं की है तो ना पहले अलाउड था ना अब अलाउड हो रहा। अब बी पार्ट है वाज इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, जो भी एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, ये वाले आपके ये सारे 43B सेक्शन में वाज इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर उनको इंकर किया, और एंड वाज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बिफोर फाइलिंग ऑफ द ड्यू डेट आपने उसकी पेमेंट कर दिया। जैसे आ गया आपका GST पेबल हो सकता है, ESI पेबल हो सकता है, EPF पेबल हो सकता है, कोई इंटरेस्ट है गवर्नमेंट को आउटस्टैंडिंग वो हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं, ये अलाउड हो जाएंगे अगर आपने उसको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले अगर आपने और जो फाइल कर दिया रिटर्न उससे पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो अलाउड हो जाएगा। अब ये है कि वाज इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड वाज नॉट पेड ऑन और बिफोर द फोरसेड डेट।
ये वो है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर इनकर तो कर दी लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, तो अगर आप यहाँ लिखते हो उसकी डिटेल तो ये अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। अब उसके बाद स्टेट वेदर सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, custom duty, excise duty or any other indirect tax levy, cess, import etc. is passed through the profit and loss account। वो ये पूछ रहा है कि ये जो टैक्सेस हैं वो आपने पास थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस किए हुए। तो अगर आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप इसको यस करते हैं, अगर आप ये जितनी भी आइटम है, जैसे मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये हम सेल जो शो करते हैं, जो भी हम सेल शो करते हैं तो ये नेट ही होती है, ये नेट ही शो करनी होती है, क्योंकि सेल टैक्स वगैरह एक्सेट्रा ये हमारी लायबिलिटी होती है। जीएसटी जो लायबिलिटी होती है हम इसको इनकम में नहीं ले सकते, हम उसको ग्रॉस शीट में यहाँ पर P&L में शो नहीं कर सकते, लेकिन वो पूछ रहा है पास थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आपको नो ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं भी जो एक्सपेंडिचर है वो इसको पास थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर लिखते हो, इवन आप देखो कि अगर कोई एक्सपेंडिचर आप आइटम पे उसको क्लेम नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रिंटिंग या स्टेशनरी या कुछ नहीं कोई भी एक्सपेंडिचर पे किया है और उस पर जीएसटी लगा हुआ है, तो आप जीएसटी समेत वो फिगर अगर डालते हो क्योंकि आपने उसको क्लेम नहीं किया, तो यहाँ आप लिखते हो तो इंक्लूडेड वो आपका एक्सपेंडिचर बन जाता है, वो आपकी कॉस्ट हो जाता है। अगर आप उसको क्लेम करते हो तो वो सीधा बाहर निकल जाता है। बाहर का मतलब आप आईटीसी उसको अवेलेबल कर लेते हो। तो यहाँ आपको आंसर नो देना होगा। अगर आप यस करते हो तो आपको रीज़न देना होगा ना इस पास थ्रू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहाँ आपको आंसर नो ही देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ सैनवेट, यहाँ पर सैनवेट आईटीसी अवेल्ड, जितना आपने आईटीसी या सैनवेट अवेल किया है और यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और आपने जो यूटिलाइज किया है सैनवेट एंड इट्स ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी पूरी डिटेल देनी होगी। कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना सैनवेट अवेल किया और कितना यूटिलाइज किया, और क्लोजिंग बैलेंस लास्ट क्या बच गई। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, जो वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही होता है, वो 1 साल के लिए होता है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी इनकम आपने क्रेडिट कर दी है जो कि प्रायर टू प्रीवियस ईयर है, तो पिछले सालों की है, तो वो आपको बतानी होगी। जहाँ एक्सपेंडिचर आपने पिछले साल से उससे पीछे आपने जो पिछले सालों का है, तो वो उसकी आपको डिटेल देनी होगी। अब 28 पॉइंट पर आ जाए, वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी प्रॉपर्टी। अब थोड़े जो अगले पॉइंट है थोड़े टिपिकल है, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी प्रॉपर्टी, अगर असेसी ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर रिसीव की है, बीन शेयर ऑफ ए कंपनी, जो कि being share of company not being a company in which the public are substantially interested without consideration, वो या तो विदाउट कंसिडरेशन और inadequate consideration in refer to section 56 subsection 2(7)(a), तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। अगर नहीं है तो आप इसको नो करोगे या नोट एप्लीकेबल करोगे। तो नेक्स्ट है 29th पॉइंट, वेदर during the previous year the assessee received any consideration for issue of share which exceed the fair market value। अगर असेसी ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई ऐसे शेयर परचेज किए हैं जो कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सीड कर गए हैं, तो यहाँ पर डिटेल आएगी। नेक्स्ट है, वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड एज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज रेफर्ड टू इन क्लॉज 9 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56। तो यहाँ पर डिटेल आएगी, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, इनकम चार्जेबल अंडर अदर सोर्सेज में अगर कोई ऐसे अमाउंट आपने
रिसीव किया हुआ है। वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड एज इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आर रेफर्ड इन क्लॉज 10, पहले 9 था अब 10 आएगा। यस या नो आपको करना होगा। डिटेल्स ऑफ एनी अमाउंट, अब देखिए ये दोनों जो पार्ट हैं ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। डिटेल्स ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयरऑन, ये अमाउंट है ऐसा कि डिटेल्स ऑन एनी अमाउंट बोरोड, अगर आपने कोई लोन जब कोई भी कर्ज लिया हुआ है ऑन हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयरऑन, कोई भी ऐसा अमाउंट ड्यू है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड रीपेड अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक्स के बिना है तो यहाँ पर डिटेल आएगी। नेक्स्ट है वेदर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस में जो भी प्राइमरी एडजस्टमेंट है एज रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92C हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई भी अदर एडजस्टमेंट की हुई है आपने ट्रांसफर प्राइस में अंडर दिस सेक्शन, तो अगर है इफ यस तो डिटेल आनी है, नहीं तो नो। नेक्स्ट है वेदर द सेसी हैज इंकर्ड expenditure during the previous year by way of interest or of similar nature exceeding 1 crore rupees as referred to in subsection 1 of section 94B। तो यहाँ पर जो डिटेल आएगी वो है कि अगर आपने असेसी ने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया हुआ है प्रीवियस ईयर में बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर जो कि 1 करोड़ से अबव है तो अंडर दिस सेक्शन में है, अगर यस है तो उसकी डिटेल आएगी, नहीं तो नो होगा। वेदर असेसी हैज एंटर्ड इन एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट एज टू रेफर सेक्शन 96 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द क्लॉज इज केप्ट इन अबेयंस टिल 31 मार्च 2, ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी ये अबेयंस हो चुका है टिल 31 मार्च 2021, तो यहाँ आपको देने की डिटेल नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हो। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, ये जो आई थिंक सब पर एप्लीकेबल होती है, तो कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, ये है पर्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन, यहाँ पर वर्ड है लोन और डिपॉजिट, और जहाँ डिपॉजिट in an amount exceeding the limit specified in section 269SS taken or accepted during the previous year। तो ये वो अमाउंट होता है कि आपने अगर कोई भी ऐसा डिपॉजिट या लोन एक्सेप्ट किया है जो एक्सीडिंग द लिमिट, वो लिमिट है 20,000 की, 20,000 से अबव की अगर कोई भी अमाउंट है तो उसकी आपको डिटेल देनी होगी। ये सारी अमाउंट की 20,000 से अबव जो आपने लोन एक्सेप्टेड किए हुए हैं तो उसकी सारी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्योंकि ये क्लॉज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द लेंडर और डिपॉजिटर या लेंडर का नेम आ गया, एड्रेस आ गया, उसका पैन नंबर आ गया अगर आपके पास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लोन टेकन और एक्सेप्टेड, आपने टोटल लगा देना है कि उसका इतना लोन अमाउंट आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको एक्सेप्ट किया है। वेदर द लोन डिपॉजिट वाज सिक्योर्ड अप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सिक्योर्ड अप होता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर लिया और ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया, तो ये एडजस्टमेंट होती है। ऐसा अंडर द लॉ इनकम टैक्स एक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो आपको ये मेंशन करना होगा कि लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया और ड्यूरिंग द ईयर पे किया। फॉर एग्जांपल 50,000 लिए, 50,000 ड्यूरिंग द ईयर पे किए, उसको आपको यहाँ उसको आपको यस करना होगा। तो ये आज सिक्योर्ड अप है या नहीं है। तो मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देखो, उनके पूरी ड्यूरिंग द ईयर जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, तो वो आपको मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ मेंशन करना होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस, किसी भी दिन में कोई भी मैक्सिमम अमाउंट है। वेदर द लोन और डिपॉजिट वाज टेकन और एक्सेप्टेड बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट और द यूज ऑफ ECS, तो ये आपको बताना होगा कि आपने
क्या आपने वो जो लोन एक्सेप्ट किया है वो अकाउंट पे चेक है, जहाँ ड्राफ्ट है, जहाँ फिर ECS थ्रू है। नेक्स्ट है इन केस द लोन और डिपॉजिट वाज टेकन और एक्सेप्टेड बाय द चेक वाज टेकन अप। यहाँ देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पूरी डिटेल लिखी हुई है, आपने किस हिसाब से पेमेंट रिसीव की है, चेक से, बैंक ड्राफ्ट से, या क्रेडिट कार्ड से एक्सेट्रा, नेट बैंकिंग से या नहीं। आप कैश तो रिसीव कर ही नहीं सकते, आप कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, वो इस सेक्शन में प्रोहिबिटेड है। तो अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चेक से पेमेंट रिसीव की है, तो वो यहाँ से पूछेगा कि चेक के अकाउंट पे ही चेक है कि अदर मोड है। तो ये अकाउंट पे चेक ही लेना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर्टिकुलर ईच स्पेसिफाइड सम इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ईच लोन और डिपॉजिट था, सिर्फ लोन और डिपॉजिट, और यहाँ पर है एनी सम, ईच स्पेसिफाइड सम। अगर वो लोन और डिपॉजिट है तो यहाँ आएगा, अगर लोन और अदर देन लोन और डिपॉजिट है तो 20,000 से अगर आपने एक्सेप्ट किया है अबव, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये भी वही कॉलम है, लगभग वही कॉलम है। अब नेक्स्ट आ गया particulars of each receipt in an amount exceeding the limit specified in section 269 ST। तो 269 ST में कुछ लिमिट दी रही है, वो इन एग्रीगेट अगर का मतलब है कि एक बार पेमेंट की है, 2 बार पेमेंट की है, 3 बार, 4 बार, तो ये इन एग्रीगेट उसका टोटल फ्रॉम ए पर्सन, किसी पर्सन से, इन ए डे, 8 दिन में कोई एग्रीगेट पेमेंट की हुई है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजैक्शन, जहाँ पे किसी सिंगल ट्रांजैक्शन से हिसाब से पेमेंट की है। फॉर एग्जांपल कोई सिंगल ट्रांजैक्शन, कोई जैसे अगर मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ, कोई एसेट परचेज करता हूँ, तो उसकी पेमेंट सिंगल ट्रांजैक्शन की पेमेंट है, वो एग्रीगेट आ जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन इवेंट, और यहाँ वर्ड है और ही चल रहा है वर्ड, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन इवेंट, तो वन इवेंट से एक ही इवेंट, अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन उसके साथ मिलती जो ट्रांजैक्शन है टू वन इवेंट, तो वन इवेंट है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने मान लीजिए एक कार परचेज की है, उसको आपने अकाउंट पे चेक से भी पेमेंट की है, 1 बार की है, 2 बार की है, 2 बार उसको आपने कैश पेमेंट भी की है। तो यहाँ इवेंट जो है वो है कार परचेज, चाहे आपने 4 बार पेमेंट की है, चाहे 10 बार पेमेंट की है, तो इवेंट वन ही है। और ओकेशन फ्रॉम ए पर्सन, वन इवेंट और ओकेशंस फ्रॉम ए पर्सन, किसी पर्सन से एक इवेंट पर, या फिर ओकेशन फ्रॉम ए पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने सारे साल का एग्रीगेट है ये। वेयर सच रिसीव्ड इज अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अदरवाइज देन बाय चेक। तो अगर आपने चेक के अलावा वो पेमेंट रिसीव की है, रिसीव्ड इज, और बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ ECS थ्रू ए बैंक अकाउंट, अगर आपने वो अदर देन चेक, बैंक ड्राफ्ट और ECS से पेमेंट रिसीव की है, तो तब आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। नेक्स्ट है particulars of each received in amount exceeding the limit specified in section 269 ST in aggregate from a person in a day or a single transaction or in respect of transaction relating to one event or received by not being an account by check during the previous year। इस इन वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये आपको देखना होगा, उस हिसाब से एंट्रीज एडजस्ट करनी होगी। अगेन ये ST ही चल रहा है, 269 ST, पर्टिकुलर ऑफ ईच पेमेंट इन an amount exceeding the limit specified in section 269 ST in aggregate to a person or in respect of single transaction or in respect of transaction related to one event or occasion to a person otherwise than by account otherwise than by a check or bank draft or use of electronic clearing system through a bank account during the previous year। तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट ये भी है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, उसको आपने अभी इतना
अभी अगर मैं ये पूरी डिटेल देने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। Particulars of each payment of loan or deposit or any specified advance in amount exceeding the limit specified in 269T। ये अगर आपने पेमेंट कोई ऐसी की है जो लोन या डिपॉजिट की पेमेंट है और वो 20,000 से अबव है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। यहाँ पर था अमाउंट ईच लोन और डिपॉजिट, और यहाँ पर जो नेक्स्ट में है particulars of repayment of loan or deposit or any specified advance। एडवांस कोई प्रॉपर्टी का भी एडवांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ का एडवांस हो सकता है अगर, तो उसकी भी आपको डिटेल देनी होगी। पर्टिकुलर रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफिक एडवांस इन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट 269T रिसीव्ड बाय, तो इसकी भी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है पीछे हमने देखी है 269 ST और T, इनमें थोड़ा थोड़ा ट्रांजैक्शन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 32 पॉइंट पे, डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस। ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हमने जब ब्रॉड फॉरवर्ड किया, जहाँ फिर कोई बिजनेस लॉस है इसको हमने जब ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो इन द फॉलोइंग मैनर टू द एक्सटेंट अवेलेबल, तो नीचे उसका प्रोसीजर बताया गया है कि यहाँ पर आपने कैसे ये अमाउंट मेंशन करना है। तो इसमें देखिए असेसमेंट ईयर है, नेचर ऑफ लॉस अलाउंस, वो किस टाइप का नेचर है, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, जहाँ फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म, वो सारा पूरा बताया गया है। अमाउंट एज रिटर्न्ड, जो आपने रिटर्न में अमाउंट मेंशन किया हुआ है, तो इफ द असेस्ड डेप्रिसिएशन इज लेस एंड नो अपील पेंडिंग देन टेक असेस्ड। ऑल लॉसेस अलाउंसेस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115BAA, ये जो न्यू क्लॉज आया था, तो इसमें आपने यहाँ अमाउंट मेंशन करना है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। अमाउंट एज एडजस्टेड बाय विड्रॉल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BAA, तो ये भी जो अमाउंट एडजस्टेड है ये भी लेटेस्ट क्लॉज है, तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115BAA टू बी फिल्ड इन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 ओनली। तो यहाँ ये फिगर मेंशन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट है अमाउंट एज असेस्ड, गिव रेफरेंस टू द रेलेवेंट ऑर्डर। यहाँ आपको ऑर्डर का पूरा बताना पड़ेगा और डेट भी बतानी पड़ेगी ऑर्डर की। नेक्स्ट चलते हैं बी पॉइंट पे, वेदर ए चेंज इन द shareholding of the company has taken place in the previous year due to which the losses incurred prior to the previous year cannot be allowed to be carried forward in terms of section। ये जो बताया गया कि चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, जब हमारी शेयर होल्डिंग की कुछ चेंजेस है तो ये प्रीवियस ईयर में जब टेक प्लेस होती है ड्यू टू विच द लॉसेज इंकर्ड, तो इसमें अमाउंट आएगा मोस्टली यहाँ पर नो होगा या नॉट एप्लीकेबल। Whether the assessee has incurred any speculation loss referred to in section 73 during the previous year, कोई भी आपने स्पेकुलेशन लॉस इंकर किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो यहाँ आ जाएगा। Whether the loss has incurred any loss referred to in section 73A, तो 73 के अंदर जो भी लॉस आएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ ए कंपनी, अगर कंपनी के केस में, प्लीज स्टेट that whether the company is deemed to be carrying on speculation business as refer to explanation to section 73। अगर कंपनी कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस कैरी कर रही है तो is deemed to be carrying, तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। सेक्शन वाइज डिटेल, यहाँ पर इंडिविजुअल में तो मोस्टली यहाँ पर हर इंडिविजुअल में ये आएगा। इसमें क्या है, इसमें जो भी अगर
चैप्टर 6A और चैप्टर 3 यहाँ पर जितनी भी डिडक्शन है वो सारी मेंशन करनी पड़ेगी, सेक्शन 10A एंड सेक्शन 10AA भी। यहाँ पर अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा, लेकिन अगर है तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा, तभी ये एक्टिव होगा। इसमें सारे सेक्शन की है 10A 10AA 80C से लेके सारी 80U 80EE 80EB, मोस्टली 80C की 80CCC 80D की मेडिक्लेम की हो रही, 80G की हो रही, ये 80TTA TTB, ये सारी जिस सेक्शन में है। मान लीजिए 80TTA में है तो आपको यहाँ अमाउंट भरना होगा, यहाँ 80TTA आ गया। अगर और भी कोई सेक्शन में है तो एडिशन करना होगा, 80G है तो G आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको नो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 34 पॉइंट में ये TDS से रिलेटेड है। वेदर द assessee is required to deduct or collect tax as per provision of section 17B। ये है कि अगर आप TDS किसी भी assessee का डिडक्टेबल है या TCS कोई भी डिडक्टेबल है तब ये एंट्री आएगी, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। अगर है यस है तो मैं आपको ये कॉलम बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम में ये डाटा सभी में आता है, तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ फील्ड डाटा का कॉलम है, हम उस पर बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 10 नंबर आएगा, असेसी का जो भी 10 नंबर है वो आएगा। कौन से सेक्शन में आप जो TDS डिडक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 194C है तो अपने आप आ जाएगा। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अगर आई है, रेंट है एटसेट्रा, कोई भी जे है, प्रोफेशनल फीस ये एटसेट्रा, तो ये सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। कोई एच है, कमीशन है, तो ये आ गया। तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कॉलम टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट और द रिसीव्ड ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। यहाँ पर कौन से फिगर आएगी, ये टोटल कमीशन। तो ये बता रहा है कि 3 पॉइंट में जो है कॉलम 3 में ये टोटल अमाउंट टोटल कमीशन आएगी, ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एंड कलेक्टेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 लाख है, 1 लाख कमीशन पे की हुई है, तो उसमें से सिर्फ 95,000 पे TDS डिडक्ट होना है, तो हमने यहाँ 1 लाख लिखना है या 95,000 लिखना है। टोटल अमाउंट ऑन विच वाज टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट स्पेसिफाइड रेट आउट ऑफ, ये इसमें ये है कि यहाँ पर अमाउंट जो है वो डिडक्टेबल था, टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इतना। तो ये जो कॉलम है ये इसमें है जो एक्चुअल जो डिडक्टेड किया किस अमाउंट पे, यहाँ मान लो 1 लाख था या 95,000 था, यहाँ 95,000 आ जाएगा। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड आउट ऑफ, इसमें कितना TDS जो है वो हमने डिडक्ट किया। फॉर एग्जांपल 95,000 पर 5% है, वो फिगर आ रही है यहाँ पर। टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट लेस देन स्पेसिफाइड रेट आउट ऑफ। कई बार ऐसा होता है कि जो लेस देन रेट पर हम TDS जो हम डिडक्ट करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार उनको सर्टिफिकेट दिया होता है कि आप इनका TDS लेस रेट पे डिडक्ट किया हो, तो ये वो वाली केस है कि इस अमाउंट में टोटल अमाउंट ऑन विच वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड लेस देन स्पेसिफाइड। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 भरना होगा। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट जो TDS वो जो डिडक्ट किया वो एक्चुअल आ जाएगा। और लास्ट जो कॉलम है अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन हमारा पेबल अमाउंट है वो हमने जमा भी तो कराना है। यहाँ पर लिखना है कि हमने कौन सा अमाउंट है जो नहीं डिपॉजिट कराया, तो ये इस कॉलम में हमने वो अमाउंट मेंशन करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था।
अब नेक्स्ट आ रहा है वेदर द एसएससी रिक्वायर्ड टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। तो यहाँ पर है, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट भी टीडीएस की जो रिटर्न है 26Q है या और है वो एडजस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले 10 भरना हो रहा है। टाइप ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, मान लीजिए फॉर्म 26Q है, कमीशन की थी वो एंट्री। तो यहाँ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग, यहाँ पर हमने जिस भी क्वार्टर की वो रिटर्न ड्यू डेट थी वो यहाँ मेंशन करनी है। डेट ऑफ फर्निशिंग एक्चुअल आ रही, एक्चुअल डेट किस दिन उन्होंने फर्निश की है। वेदर स्टेटमेंट टेस्ट डिडक्टेड collected contain information about all transaction which are required to be reported। ये पूछ रहा है कि आपने जो भी स्टेटमेंट जो मेंशन किया है वो सारी एंट्रीज को कवर कर रहा है। तो आपने यस लिखना, अगर नहीं है तो प्लीज फर्निश लिस्ट ऑफ डिटेल्स विच आर नॉट रिपोर्टेड। जो आप सोच रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं की तो यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो आगे चलते हैं। वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A। ये है कि अगर आपने टीडीएस रिटर्न लेट फाइलिंग की है तो आपने कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी पे किया होगा। टीडीएस लेट डिडक्टेड है, उसका भी इंटरेस्ट वगैरह, वो सारी डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं 35 पॉइंट पे। इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, ये है ट्रेडिंग कंसर्न में गिव क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ गुड्स ट्रेडेड। तो यहाँ हमारे पास बहुत सी ट्रेड आइटम्स होती हैं जो हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, सर्विस वालों के लिए नहीं है। तो जिनका हमारा स्टॉक जो बचता है वो सारी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास ट्रेडिंग जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है गिव क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल आइटम्स। हमने कुछ जो मेन हमारी प्रिंसिपल आइटम्स है वही मेंशन करनी है और उनका पूरी डिटेल देनी है, क्वांटिटेटिव में देनी है। तो यहाँ सबसे पहले आइटम का नेम आ जाएगा, कौन सी आइटम है। तो इसका मतलब आप इन आइटम्स की आप क्वांटिटेटिव डिटेल्स रख रहे हो तभी आप इसको बता सकते हो। तो आइटम नेम आ गया, यूनिट नेम किस में है, किलोमीटर में है, लीटर में है, किलोग्राम में है, ग्राम्स में, एटसेट्रा सारा आ गया। ओपनिंग स्टॉक की आइटम्स आ रही, कितने यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर कितना हमने परचेज किए आइटम्स के, तो सेल्स कितने की है वो भी आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। अगर शॉर्टेज वगैरह है या एक्सेस है यानी तो यहाँ मेंशन करनी होगी। तो यहाँ आपकी समरी आ रही, आपकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स आ रही। तो यहाँ वन आइटम आ रही, फिर आप ऐड करोगे, आप सेकंड आइटम आ जाएगी। ऐसे आप ऐड करके आप अपनी प्रिंसिपल आइटम जो है गुड्स ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आ जाएंगी। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। यहाँ पहले था हमारा ट्रेडिंग कंसर्न, अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में पूछ रहा है। गिव क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो हमारे पास स्टॉक होता है वो मेनली हमारा या तो रॉ मटेरियल का होता है या फिर फिनिश गुड्स का होता है। कई बार हमारे पास जो एक तो मेन प्रोडक्ट होती है, एक और होती है बाय प्रोडक्ट, उसका भी हमारे पास है कई बार क्वांटिटेटिव डिटेल्स होती है। तो यहाँ सबसे पहले है रॉ मटेरियल की आपको डिटेल देनी होगी, वैसे जैसे हमने पीछे पूरा ट्रेडिंग कंसर्न में दिया था। यहाँ पर थोड़े से कॉलम चेंज होंगे, यहाँ सेल नहीं हो रही, यहाँ कंज्यूम्ड हो रही। तो यहाँ आइटम का नेम आ रहा है, यूनिट आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, परचेज आ रहा है। तो कंजम्पशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कंजम्पशन आ रही कितनी हमने कंज्यूम किया, और सेल हो सकता है हमने किसी एक से दूसरे यूनिट में सेल की हो, ट्रांसफर की हो, या फिर डायरेक्टली भी कई बार हो जाता है सेल, तो उसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया हमारा, तो यील्ड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद फिनिश गुड्स है, सेम थिंग। बाय प्रोडक्ट का भी कई बार हमारे पास क्वांटिटेटिव डिटेल होती है, वो भी आ रही। अब नेक्स्ट है इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, डिटेल्स ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 115O इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये है कि हमने जो भी हमने
डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 115 हो तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। वेदर सेसी रिसीव्ड एनी अमाउंट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, हो सकता है आपने कोई ऐसा डीम डिविडेंड है वो आपने रिसीव किया हो तो यहाँ पर आ जाए अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और ई में 22 सब क्लॉज ई आ जाए। उसमें अगर आपने कोई भी डीम डिविडेंड रिसीव किया है तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, और इफ़ यस है तो डिटेल आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वाज कैरिड आउट, कोई कॉस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड है तभी आएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होता है, ट्रेडर में तो आएगा नहीं और ना सर्विस वालों में आएगा। कॉस्ट ऑडिट अगर है तो एप्लीकेबल है तो आपको यस करना होगा। वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, ये सर्विस एक्ट में होती थी। तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट में अगर आपकी ऑडिट हुई है तो ये यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी सेंट्रल एक्साइज की। तो नेक्स्ट है वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 72A ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एज मे बी रिपोर्टेड आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। यहाँ सर्विस टैक्स में थी, यहाँ पर जो थी हमारी सेंट्रल एक्साइज एक्ट में थी ऑडिट जो रिक्वायर्ड थी, यहाँ सर्विस टैक्स में थी। तो अगर ऐसी ऑडिट की है तो यस होगा। लास्ट जो अब हम लास्ट पे आ रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। डिटेल्स रिगार्डिंग टर्नओवर आपको देनी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट एटसेट्रा ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कंपेयर करता है कि आपकी जीपी रेशो पीछे से बढ़ी है, या नेट प्रॉफिट रेशो, या स्टॉक इन ट्रेड टर्नओवर रेशो है, वहाँ पर ये ज़्यादा फ्लक्चुएटेड तो नहीं हुई है। तो इसमें आपको क्या देना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टर्नओवर ऑफ द सेसी टर्नओवर आ जाएगी, ये भी टर्नओवर है, ये भी टर्नओवर और ये भी टर्नओवर और ये भी टर्नओवर। यहाँ सबसे पहले आ जाएगा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ मेंशन कर देना है, फिर नेट प्रॉफिट आ गया, फिर स्टॉक इन ट्रेड टर्नओवर आ गया। टर्नओवर तो है ही है, ये आपकी रेशियो परसेंटेज में मेंशन हो रही। लास्ट में आ जाए मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ रॉ मटेरियल, ऑब्लिक फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस की रेशियो है वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। तो ऐसे ही आपने इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर का डाटा भी सेम में देखना है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन मेड होता है कि पिछले साल प्रीवियस ईयर और उससे पिछले साल क्या मतलब कि ट्रेंड रहा। तो ये आ गया, यहाँ लिखा है द डिटेल रिक्वायर्ड टू बी फर्निश फॉर प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स ट्रेडेड और मैन्युफैक्चर। तो यहाँ प्रिंसिपल आइटम्स का ही आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 41 प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ डिमांड रेज। कई बार डिपार्टमेंट ने आपसे डिमांड रेज की होती है और रिफंड इशूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर रिफंड इशू किया होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर एनी टैक्स लॉ अदर देन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के बिना अगर किसी और में कोई डिमांड रेज है या रिफंड इशू है तो आ गया यहाँ पर। एंड वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ रेलेवेंट प्रोसीडिंग। फॉर एग्जांपल जीएसटी की कोई डिमांड रेज है या कोई जीएसटी का रिफंड इशू हुआ है तो उसकी प्रोसीडिंग जो कंप्लीट हुई है तो यहाँ आपको बताना होगा उसका फाइनेंशियल ईयर टू विच डिमांड और रिफंड रेज टू, कौन से फाइनेंशियल ईयर का, नेम ऑफ द अदर टैक्स लॉ कौन सा लॉ था यहाँ पर आपको मेंशन करना। देखिए ये जीएसटी भी है, सेल टैक्स से वैट का भी है, एटसेट्रा एक्ट है, इंडायरेक्ट टैक्सेस है ये। द डिमांड, वो जो आपकी डिमांड है कि रिफंड रिसीव्ड है, यहाँ आपको मेंशन करनी होगी। डेट ऑफ डिमांड रेज्ड या डेट मेंशन होगी और अमाउंट और रिमार्क्स आ जाएगा। Whether the assessee required to furnish statement in form number 61 और 61A और form number 61B। If तो ये आपका आ गया स्टेटमेंट है जो आपको
फॉर्म नंबर 61 और 61A और 61B में आपको देनी पड़ेगी। तो उसकी यस या नो है, अगर नहीं है तो नहीं, यस है तो एप्लीकेबल है, तो ये आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी, यहाँ जो डिन नंबर है, टाइप ऑफ फॉर्म कौन सा है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्या है, जो सारी डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। वेदर एसएससी और इट्स पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इज लायबल टू फर्निश द report as referred to in subsection 2 of section 286। अगर इसमें कोई आपको रिक्वायर है कि लगता है कि आपकी रिपोर्ट देनी जरूरी है इस सेक्शन में, तो आपको आ जाए नॉट ड्यू देन प्लीज एंटर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फर्निशिंग द रिपोर्ट। लास्ट में आ गया, आखिरी कॉलम है ये, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। इस क्लॉज को ऑलरेडी अबेंस किया हुआ है, यहाँ 31 मार्च 2021 में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पॉइंट को हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ जो फिगर्स हैं ये ऑलरेडी आपने अगर 3CB में भरी होगी डाटा, ये नेम वगैरह CA का पूरा मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, प्लेस, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर, और जैसे मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम में मेंशन करता हूँ कि हरप्रीत सिंह नंबर, तो अगर मैं ये नेम मेंशन करता हूं तो आप देखिए कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, तो ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया 3CB CD। इसको हमने अब अपलोड कैसे करना है और कैसे हमने शॉर्ट में पिछले साल का जो ऑलरेडी CBCD बना हुआ है उसमें हम कम से कम टाइम में कैसे हमने इसको सारा डाटा ये मेंशन करना है कि हमने न्यू यूटिलिटी में कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने सारा कवर कर दिया था कि कौन से कॉलम में क्या क्या भरना है। तो अब हम नेक्स्ट में पूरा देखेंगे कि कैसे इसकी XML फाइल जनरेट होगी और कैसे ये अपलोड होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।